नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज हम बात करेंगे देश के मध्य वर्ग और उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी की और उसकी वजह से बदलते राजनीतिक परिदृश्य की। हाल के चुनाव ने इसे सही साबित किया है। आज का मध्य वर्ग राजनीति के प्रति जिम्मेदार और खुद कमान संभालने के लिए तैयार दिख रहा है। हाल में संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इसे और पुख्ता किया है। तो क्या परंपरागत राजनीतिक दल मध्य वर्ग को समझने में चूक रहे हैं? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। आज चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं विनोद शर्मा, जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के और राजनीति को बहुत लंबे समय से समझते और अनुभव करते रहे। बहुत स्वागत है आपका विनोद जी। हमारे साथ इसके अलावा हैं प्रसेनजीत बोस, जो कि अर्थशास्त्री हैं और वामपंथी राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। आपसे भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ हैं अजीत झा, जो कि आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं और आपकी सफलता, आपकी कामयाबी पर तो हम पूरी चर्चा ही कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं जबरीमल पारख, जो कि लेखक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। आगे बढ़ें उससे पहले एक रिपोर्ट। ये मध्य वर्ग का गुस्सा है। पैगाम है कि वादे अब बहुत हो चुके, अब जवाबदेही, पारदर्शिता और कार्रवाई चाहिए। फिर दिखा कि नवयुग के आंदोलनकारी अब भारत की सड़कों पर हैं। प्रशासन की लेट लतीफी, सरकारों की लापरवाही और राजनीति का घिसा पिटा ढर्रा अब उन्हें बर्दाश्त नहीं। और नतीजा ये आया कि देश की राजधानी में परंपरागत राजनीति की चूलें हिल गईं। उसने जो मुद्दे उठाए हैं कि भाई मैं ये करूँगा वो करूँगा और उसने कुछ किया भी है, तो उसके लिए भी जो है पब्लिक जो है उनसे कुछ उनके संपर्क में है। जनता की सेवा में आए हैं, तो दैट इज़ वाई उन्होंने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया है और वो कुछ ना कुछ जनता का भलाई करेंगे। आम आदमी पार्टी को अभी तक जनता ने किसी भी फॉर्म में सिवाय उनके दावों के नहीं जाना है। तो क्या ये राजनीति में मध्य वर्ग के निर्णायक आगमन का सूचक है? क्या अब सियासत की भाषा वही होगी जिसे ये तबका चाहेगा? कि गुजरात ने पिछले 10 साल में जो प्रगति की है, उसके कारण एक नया मध्यम वर्ग खड़ा हुआ है और उसकी तादाद भी बहुत बड़ी मात्रा में है। ये न्यू मिडिल क्लास का जो बल्क है, उसके लिए हम एक नई डेफिनेशन लाएंगे। लेकिन जिस नव मध्य वर्ग के उदय की बात की जा रही है, वो सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश में इसका असर है। ऐसे में सवाल ये कि इसका नतीजा आखिर क्या होगा? क्या राजनीतिक दलों को अपना ढर्रा बदलना होगा? क्या गरीब और अल्पसंख्यक तबकों के सशक्तिकरण के मुद्दे हाशिए पर जाएंगे? या फिर इससे राजनीति स्वच्छ होगी, या पारदर्शिता की आड़ में वो धनी और मध्य वर्गों की तरफ झुकती जाएगी? सबसे पहले अजीत जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से कामयाबी हासिल की है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, उसने सबको अचंभित किया। किसी को लग नहीं रहा था कि जमीन पर आप लोगों ने इतना बेहतरीन काम किया है कि इतने अच्छे नतीजे आए। आप लोग आपकी सफलता के राजनीतिक संदेश क्या देख रहे हैं? 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो जो स्थापित राजनीतिक दल हैं वो अपने आप में ही एक व्यवस्था बन गए थे, बावजूद इसके कि वो चुनावों के द्वारा चुने जा रहे थे, पर आम आदमी के लिए उनके मन में कोई इज्जत नहीं रह गई थी। उनकी एक मशीनरी है और उनको कहीं ये घमंड था कि उस मशीनरी के सहारे हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी इलेक्शन जीत सकते हैं। जो उनकी अलोकप्रियता भी होती थी, उनको मालूम भी होता था कई बार। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दल समझते नहीं है, वो काफ़ी तेज़ लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं, पर उनको लगता था कि कोई स्ट्रक्चर्ड अल्टरनेटिव इमर्ज ही नहीं कर सकता। ये संभव ही नहीं है कि जो लोग गुस्से में हैं वो राजनीति में शिरकत करें, अपना कोई संगठन बनाएं, चुनाव का कोई ढांचा खड़ा करें और चुनाव में हमें हरा सके। इसलिए जिस वक्त 2 साल पहले ये बहुत साफ हो गया कि जनता बहुत गुस्से में है, बहुत परेशान है, भ्रष्टाचार और लूट के खिलाफ है, तो वो बार बार इस चुनौती को दे रहे थे। बार बार ये भी आप कह इलेक्शन रहे हैं लड़िए, साथ आप कि इलेक्शन वो लड़िए। जो परंपरागत दल हैं वो जनता में गहरे पैठ बना चुके हैं और आप लोग जो हैं वो केवल शहरी मध्य वर्ग की आकांक्षाओं को एक तरह से कैटर कर रहे हैं और आपकी जड़ें बहुत गहरी नहीं हैं। दिल्ली का चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, हमारी जड़ें गहरे होने का सवाल नहीं, हम 1 साल पुरानी पार्टी है।
1 साल पुरानी पार्टी की जड़ें गहरी नहीं हो सकती हैं, पर जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जनता का जो गुस्सा है, जनता का जो अनुभव है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और उन्होंने एक नई राजनीति की शुरुआत की है। हमारी जो भी ताकत, जो भी सफलता है, वो आम आदमी की पहलकदमी का नतीजा है। विनोद जी, इस राजनीतिक विश्लेषण में एक और बात बार बार लोग ले आ रहे हैं कि एनटीआर को भी तो ऐसी सफलता मिली थी, लेकिन आपकी सफलता को क्या आप एनटीआर की सफलता की तरह से देखते हैं, या फिर आपकी सफलता ने मध्य वर्ग को अपने हाथ में कमान संभालने का, जिम्मेदारी लेने का एक मौका दिया है और ये एक दूसरे किस्म की राजनीति है? देखिए, एनटीआर से इसको कंपेयर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि एनटीआर जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट की मूवमेंट, एक सेंटिमेंटल इशू पे सत्ता हासिल किए थे। जब एयरपोर्ट पे जैया साहब के साथ राजीव गांधी ने कुछ थोड़ी बदसलूकी करती, उसके बाद एक बड़ी मूवमेंट डेवलप हुई और तेलुगु प्राइड के प्लैंक पे वो आए। वो राजनीति में आने से पहले ही भारी लोकप्रिय शख्सियत थे और साउथ ऑफ इंडियाज हमारे देश में जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, उनको राजनीति में भी उन्होंने पदार्पण किया और अच्छी सक्सेस पाई है। एमजीआर जैसे कि उनकी पब्लिक मीटिंग में बॉक्स ऑफिस लगता था, जैसे कि आप कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, हालांकि पता नहीं उनकी अपनी पार्टी के लोग पैसे दे रहे हैं कि आम जनता दे रही है। लेकिन जहां तक मध्यम वर्ग का सवाल है, मेरी जो व्यक्तिगत आकलन यह है कि मध्यम वर्ग जो था वो इस देश में 2 इलेक्शन के बीच में हमेशा डोमिनेंट रहता था। उसमें गरीब आदमी की आवाज नहीं उठती थी। टेलीविजन डिबेट्स में, टेलीविजन की एम्फेसिस, अखबारों में, सब चीजें उन पे एम्फसाइज रहती थी। और जो लेकिन वो कभी कमान नहीं संभालता था राजनीति की। लेकिन चूंकि वो पॉलिटिसाइज नहीं है, आज भी इस देश में जो मध्यम वर्ग है और दुनिया में कहीं भी जो मध्यम वर्ग है, वो इश्यू ओरिएंटेड मूवमेंट तो करता है, लेकिन उसकी कोई आइडियोलॉजिकल ग्राउंडिंग, जिसकी पॉलिटिसाइजेशन, जिसको हम क्लासिकल पॉलिटिसाइजेशन बोलते हैं, वो कभी नहीं हुई। इस देश में बदकिस्मती से वाम दलों ने भी नहीं किया। जो सक्षम थे, जिनके पास एक पुख्ता विचारधारा थी और जिनके पास एक जज्बा था, उन्होंने भी नहीं किया। और उसके चलते आपने देखा कि मायावती जैसा फिनोमिनन बन के उभरा, लालू जी जैसा, और लालू जैसा फिनोमिनन बन के उभरा। और लालू जो थे, लालू भी सेल्फ प्राइड, वो गरीब का बेटा, ही यूज्ड टू प्ले ऑन पॉवर्टी। हमारे को अब जो देख रहे हैं दिल्ली में हम, और दिल्ली में शायद ट्रेलर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कहती है कि और बड़े शहरों में भी जाएगी। इसको आपको एक पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। देखिए, आजकल हमारे देश में जो डिनायल है वो एक रिलेटिव सेंस में देखा जाता है, क्योंकि रिचेस डिमॉन्स्ट्रेटिव है। लोग आजकल अपनी आस्तीन पे अपनी संपदा पहन के चलते हैं, ठीक है, और उसको देखकर हमेशा से लोग ये तो समझते थे कि भाई हम गरीब हैं, लेकिन अब आप देखते हैं कि अनुपात में गरीब हैं। तो जो रिलेटिव सेंस ऑफ पॉवर्टी है या रिलेटिव सेंस ऑफ डिसएम्पावरमेंट है, ये उसका नमूना है। और इसका सीधा सीधा संबंध जो है उदारीकरण से है। इसका सीधा सीधा संबंध ट्रेड यूनियंस की डिसमेंटलिंग से है, क्योंकि फोरम ढूंढ रहे थे, जनता फोरम ढूंढ रही थी, सोशो इकोनॉमिक फोरम, जहां पर इकट्ठे होकर अपनी बात कह सकें, राइट टू एसोसिएशन एक्सरसाइज करें, तो उस राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग एक्सरसाइज करें। परंपरागत दल क्यों फेल हो गए, और खास तौर से लेफ्ट, जो कि कहती है कि हम गरीबों मजलूमों की पार्टी हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं, उनके लिए काम करते हैं, लेकिन वो क्यों उसकी भावना को समझने में पीछे छूटती जा रही है? जो सफलता आज आपको मिली है, वो सफलता उस हिसाब से तो लेफ्ट को मिलनी चाहिए थी। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। उसमें आने से पहले मैं विनोद जी जो बात कह रहे थे उसी को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि पिछले 5-6 सालों से हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत तेज़ी से जो है बिगड़ा है, और जो महंगाई की मार है वो मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ गरीबों तक सीमित है। वो मध्यम वर्ग भी, बहुत बड़ा हिस्सा मध्यम वर्ग का, वो इस मार को झेला है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद इतने बड़े समय तक लगातार, माने महीनों के हिसाब से देखेंगे, 3 साल से अधिक तक जो है डबल डिजिट फूड इन्फ्लेशन जो है रहा है। अभी सब्जियां जो है, आप देखिए क्या हालत हुआ, प्याज और बाकी सब्जियां 100-100 किलो रुपए जो है बिकने लगे। तो और ये सरकार का जो नाकामी है, लगातार जिस तरीके से सरकार महंगाई को रोकने में नाकामयाब रही है, मैं समझता हूं कि इससे
एकदम मजदूर तबका, गरीब तबका, असंगठित तबका से लेके मध्यम वर्ग तक एक मल्टी क्लास जो है एंगर इस सरकार ने पैदा किया है। ये मैं समझता हूँ इस संदर्भ को समझना जो है जरूरी है। जी, ये केवल मिडिल क्लास एंगर नहीं है जबरीमल पारख साहब, ये मल्टी क्लास एंगर है और इसकी वजह से आपको इतना ज्यादा सफलता मिली। एक और उसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। उसके साथ जो सवाल आई है, जो उदारीकरण का जिक्र शर्मा जी कर रहे थे, हाँ। कि उदारीकरण का बहुत सारे पहलू हैं, उसमें निजीकरण है वगैरह, ये सारा बहस के मसले हैं। लेकिन उदारीकरण का एक पहलू जो बहुत बड़े पैमाने पे सामने आया पिछले सालों में, वो हमारे प्राकृतिक संपदा का जो लूट एक किस्म का हुई है, चाहे वो स्पेक्ट्रम के सवाल पे हो, जो खनिज पदार्थ है, आयरन ओर, माइनिंग, ये सब तमाम चीज़ों पे जिस तरीके से स्कैम्स और एक किस्म का मतलब बहुत खुली रूप से जो है लूट हुई है, इससे मैं समझता हूँ कि मध्यम वर्ग का जो आप बात कर रहे हैं, तो हमारे देश में लोकशाही किस तरीके से चलेगी? नहीं, लेकिन मुश्किल ये है प्रसेनजीत कि ये जो आज आपके वोटर हैं, ये वोटर वो लोग हैं जिनके खिलाफ आपने मुहिम चलाई। आप देखिए, सरकारी कॉलोनियों में रहने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले तमाम लोगों ने आपके पक्ष में वोट डाला। कहना सरासर गलत है कि सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं ज्यादातर लोग जो है करप्ट है। ये सही बात नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि आप भी ऐसा बात कहा है। करप्ट एक समाज में छोटा हिस्सा होता है, ज्यादातर लोग जो है करप्शन के विक्टिम जो है होते हैं। कभी ऐसा एक समाज नहीं हो सकता जहां ज्यादातर लोग जो है करप्टेड है। होता क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम जब हमारे देश में आज के तारीख में आप एक रिवोल्ट है, मैं समझता हूं आम जनता का रिवोल्ट है। एक पॉलिटिकल सिस्टम जब ये जो सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स है, करप्शन का, प्राइस राइज का, इसको सिर्फ एड्रेस ही नहीं कर रहा है, इसको हल ही नहीं है, वो जनता को समझा रही है कि इसको मानना नहीं। लेकिन सवाल ये है ना कि ये सपना दिखाना है या इसका सोल्यूशन निकाल रही है आप पार्टी? जी हाँ, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा तो सभी वर्गों का है, मध्य वर्ग का भी है, गरीब का भी है और अमीरों का भी है, या उच्च वर्ग जिसे कहा जाता है। जी, जी। लेकिन उन गुस्से के कारण या उस पर एम्फेसिस जो है वो इन तीनों वर्गों का अलग अलग है। हम आमतौर पर ये समझ लेते हैं कि महंगाई और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और सारी जनता जो है, जिसमें कि उच्च वर्ग भी शामिल है और गरीब भी शामिल है, सब एक से उसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको कहूँ कि दिल्ली के अंदर मैंने ये देखा है कि गरीबों के लिए भ्रष्टाचार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है महंगाई, और महंगाई की मार ने उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो आपको वोट दें, क्योंकि उन्हें लगा कि, और आप देखें कि आपका जो मुख्य नारा था वो महंगाई और भ्रष्टाचार था, तो उन्होंने उसे महंगाई को पकड़ा क्योंकि महंगाई की मार उन पर सबसे ज्यादा थी। मिडिल क्लास के लिए महंगाई भी महत्वपूर्ण था, लेकिन भ्रष्टाचार भी उतना ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि मध्य वर्ग जो है उसके लिए इस तरह के नैतिक प्रश्न काफी आकृष्ट करते हैं और वो उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन ये समझना कि उच्च वर्ग जो है वो महंगाई और भ्रष्टाचार से प्रभावित हो रहा है, वो भले ही उसकी आड़ ले रहा हो, लेकिन वो चाहते हैं कि आर्थिक उदारीकरण की जो नीतियां हैं वो और भी निर्बाध रूप से बिना किसी रोक टोक के चले, और उसमें उन्हें यह आशा लगती है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा जो है वो उनको करेंगे। नरेंद्र मोदी तो और भाजपा ये जो तीनों का फर्क है इसको समझना बहुत जरूरी है। सही बात है। इस पे हम चर्चा करेंगे कि फर्क क्या है और कैसे आम आदमी का अब राजनीति में विश्वास बढ़ रहा है इस तरह की पहल की वजह से। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो आज हम सरोकार में बात कर रहे हैं कि क्या मध्य वर्ग अपने लिए राजनीति की एक नई दिशा तलाश रहा है और क्या इस राजनीति की दिशा उसको आप पार्टी के जरिए से मिल रही है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के भी नेता जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा जी। आलोक जी, आपका बहुत स्वागत है। हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या आप लोग मध्य वर्ग की भावनाओं को नहीं समझ पाए, क्या आप लोग गरीबों की जो मुश्किलें हैं उसको नहीं समझ पाए। आप लोग कभी आत्मविश्लेषण कर रहे हैं इस नतीजे आने के बाद से? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं एक आम जनता से कांग्रेस का कोई ना कोई एक जो कड़ी थी वो कमज़ोर हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आम आदमी के लिए कांग्रेस पार्टी सोचती नहीं है, या कांग्रेस पार्टी ने आज तक आम आदमी के लिए जितना कुछ किया है,
जी पिछले अगर 10 वर्षों का भी अगर हम इतिहास उठाकर देखें, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, चाहे फूड सिक्योरिटी बिल हो, मनरेगा हो, मिड डे मील स्कीम हो, भारत निर्माण कार्यक्रम हो, मैं समझता हूं आम आदमी के लिए कांग्रेस पार्टी ने सदैव कार्य किया है। लेकिन क्योंकि एक सोशल और इकोनॉमिक ट्रांजिशन चल रहा है, जिस तरह से दिल्ली की खास तौर पर आबादी बढ़ी है, जिस तरह की अपेक्षाएं जनता की बढ़ी हैं, खास तौर पर मध्यम वर्ग की, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं निराशा का भाव जरूर आया है। जिम्मेदार किसे मानते हैं आप लोग? ये जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, ट्रांजिशन एक समाज की स्वतः प्रक्रिया है, उसके लिए जिम्मेवार कोई नहीं होता है, लेकिन उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी अपेक्षाओं पर उतरना जरूर उस पर खरा उतरना सरकार का कार्य होता है। कहीं ना कहीं हम इसमें स्वीकारोक्ति करते हैं कि भाई हमसे कहीं ना कहीं कमी रही है और उसको हम दुरुस्त करेंगे। आत्मचिंतन, आत्ममंथन हम लोग अब जी सबसे बड़ा समस्या है। देखिए, उन्होंने व्याख्या की, एक तो महंगाई का, भ्रष्टाचार का कोई जिक्र भी नहीं किया, कुछ ट्रांजिशन का बात वो कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मैं क्यों बता रहा हूं कि ये एक रिवोल्ट है। ये जो कांग्रेस पार्टी की कहना है कि हाँ गलत कुछ हो रहा है, महंगाई हो, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कोई नहीं है। जिम्मेदार अगर आप सरकार में हैं आपको लेनी पड़ेगी। और ये जो जनता को बताना कि हाँ नीतियां हो रही है, पता नहीं महंगाई क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, पता नहीं भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहे हैं, आपको ये मान लेना पड़ेगा, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। ये जो समाज में एक सिनिसिज्म पैदा करना, ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा कारण है आज। लेकिन ये तात्कालिक है, क्षणिक है, ये नहीं, ये क्षणिक नहीं है। इसकी मैं समझता हूं आप वामपंथी दलों का जो बात कहे, मैं समझता हूं वामपंथी दलों का एक बहुत बड़ा जो कमियां रही है पिछले दिनों में, वो ये कि वो जिन तबकों की राजनीति करते हैं उनको, जैसे आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का मसला उठाया तो, या बिजली पानी का मसला उठाया, जनता को लेके लामबंद करके बड़ा आंदोलन किया, वामपंथी पार्टियों की तरफ से कमी रही आंदोलनों की, और वो कांग्रेस के पिछलग्गू जो है बनने में लगे हुए थे। लेकिन आज जो जरूरत है, मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में करके दिखाया, पूरा देश भर में इस तरीके का राजनीति होनी चाहिए। जी, तो आम आदमी पार्टी लेफ्ट का भी स्पेस ले लेगी क्या विनोद जी? देखिए मेरी बात सुनिए, एक तो मैं कहता, चलो आपने सिनिसिज्म की बात की और इससे मुझे दुख है जो मैं कहने वाला हूं अभी, कि अभी तक ये जो इलेक्शन होने के बाद जो मुझे रणनीति नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल की, और जिस अंदाज से वो बोलते हैं, ये उस सिनिसिज्म को एक्सेकबेट करना चाहते हैं, उसको और बढ़ा रहे हैं। और मैं समझता हूं किसी भी देश में लीडरशिप को सिनिकल होना पड़ता है। जनता जब सिनिकल हो जाती है तो वो मामला गड़बड़ा जाता है, फिर वो इतनी अपेक्षाएं करना शुरू कर देती है कि आपको झेलना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बताता हूं 2004 के इलेक्शन के बाद, थोड़ा सा इतिहास में चले जाते हैं, जो दो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चेहरे थे, पोस्टर बॉयज थे, चंद्रबाबू नायडू और SM कृष्णा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, वो हार गए इलेक्शन। और चंद्रबाबू नायडू फिर दिल्ली आए तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या हुआ, तो ही सेज दिस ट्रिकल डाउन थ्योरी विल नॉट वर्क, पीपल वांट बेनिफिट्स इन टॉरेंट्स। और उनकी एक लंबी बैठक उस वक्त प्रसन्नजीत तो CPM में ही थे, प्रकाश कारत के साथ भी हुई। और जो प्रसन्नजीत का रिवोल्ट अपनी पार्टी में था, लगभग वैसा ही ये रिवोल्ट जिसकी ये बात कर रहे हैं वो आपको अब मध्यम वर्ग में लग रहा है। लेकिन फर्क ये है कि प्रसन्नजीत आइडियोलॉजिकली ग्राउंडेड है। वो जो हुजूम वहां खड़ा होता है उसकी ऐसी कोई शिक्षा नहीं हुई। और मिडिल क्लास जो होती है, जो क्लासिकल मिडिल क्लास है, जिसका कि आप कह रहे हैं कि करप्शन और इन्फ्लेशन दोनों से त्रासित थी, वो जो होती है वो एक सिडक्ट्रस है, वो स्थायी नहीं रहती, वो तो पाले बदलती रहती है, जो वोटिंग वो पाले बदलती रहती है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं स्वयं मिडिल क्लास से हूं। हाँ। वो पाले बदलती रहती है, उसके घर में पंखा बंद हो जाता है, वो सीधा प्रधानमंत्री को गाली देता है। देखिए, और दूसरी बात, ये बात सही कह रहा है प्रसन्नजीत की, सबको एक ही ब्रश से आप काला नहीं पहुंच सकते। लेकिन इस देश में जो मध्यम वर्ग है, झाजी मैं आपके ऊपर कटाक्ष मत समझिएगा, इस देश में जो मध्यम वर्ग है उसको भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन अब करना पड़ेगा। इस मूवमेंट को आप एक सही डायरेक्शन देना है तो इसमें एक डीप सेंस ऑफ मोरालिटी भी लाना पड़ेगा कि हम अब ना घूस देंगे, उस पर नजर रखेंगे। जैसे कि आपने इलेक्शन के दौरान
सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, नजर रखी कि दारू तो नहीं बांट रहा है, कोई पैसे तो नहीं बांट रहा। उसी तरह से अब आपको परस्पर for the period you are in power in Delhi, and I wish that you are in power in Delhi with full majority, so that people get to know the gap or the lack of gap between your promises and your action. लेकिन एक सवाल ये है जो मध्य वर्ग के ऊपर आपने उठाया कि वो जो है हमेशा वो पाले बदलती रहती है। बदलती क्यों बदलती है? नहीं, लेकिन अगर मध्य वर्ग यही मध्य वर्ग, देखिए मेरी बात सुनिए, पार्टी के रूप में आकर राजनीति में ये इन्होंने जो टैप किया है ना, इन्होंने जो टैप किया है वो ग्रुप पे टैप किया है जो गरीबी से उठ के मध्यम वर्ग की तरफ जा रहा है, द न्यू मिडिल क्लास। वो न्यू मिडिल क्लास ही सही है, सबसे ज्यादा मजबूत इनकी रीढ़ की हड्डी वो है जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जिस मध्य वर्ग के लेकर हम आज इतनी बात कर रहे हैं, वास्तव में वो मध्य वर्ग खुद एक आयामी नहीं है, उसमें कई तरह की परतें हैं और कई तरह की रंगतें। दिल्ली जैसे महानगर में जहाँ पर विभिन्न देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आकर बसे हुए हैं, वहाँ पर मध्य वर्ग का एक खास तरह का चरित्र है। जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, अगर कल को कुछ ऐसे प्रश्न जिस पर आप चुप है अभी, जिस पर उसने अपना स्टैंड नहीं लिया है, तब भी क्या वह मध्य वर्ग उनके साथ लगा रहेगा, उनका समर्थन करेगा? यह एक बड़ा सवाल है और ये महत्वपूर्ण है। क्यों ऐसा है कि आप जो है अपने को सिर्फ इन दो बातों पर केंद्रित कर रहा है? आज ही मैं अखबार देख रहा था कि उदित राज जी ये सवाल पूछ रहे थे कि आप बताइए कि आपका आरक्षण के बारे में क्या विचार है। ये महत्वपूर्ण है, के बारे में क्या धर्मनिरपेक्षता के बारे में, सांप्रदायिकता के बारे में। मैं चाहती हूँ कि आप इसका जवाब दें कि बहुत सारे जो देश के सामने दूसरे मुद्दे हैं, जैसे वो जाति का सवाल हो, वो धर्म का सवाल हो, वो आरक्षण का सवाल हो, और दूसरे जो भेदभाव के सवाल है, उसको लेकर आप लोग की राय क्या है, आप लोग की आइडियोलॉजी क्या है? देखिए, मैं इन सब सवालों के बारे में समय आप देंगे तो बोल सकता हूँ जरूर, आपके पास। पर जो बुनियादी सवाल है जिस पे यहाँ चर्चा हो रही है इस वक्त, इसके बारे में दो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो किसी भी वर्ग के बारे में और राजनीति के जब बारे में हम बात करें तो परिस्थितियों का तकाजा होता है कि परिस्थितियों के संदर्भ में बात करें। ये एक सामान्य परिस्थिति नहीं है। जिस पॉलिटिकल सोशल सिचुएशन में हम आज हैं, खास तौर पर पिछले 2 साल से, ये बिल्कुल एक असाधारण परिस्थिति है। इसमें व्यक्तियों का, बहुत ऑर्डिनरी लोग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। हमारा व्यक्तिगत तौर पे हम बहुत करप्ट हो सकते हैं, मगर हमारे इंस्टीट्यूशंस कैसे होने चाहिए, हमारी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हमारा नजरिया अलग हो सकता है। हताशा के युग से हम एक संभावना के युग में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसको साथ लेके? आप ये कह रहे हैं कि हम करप्ट हो सकते हैं लेकिन हमारा इंस्टीट्यूशन करप्ट नहीं होना चाहिए। हम अपनी बात नहीं कर रहे। हम अपनी बात नहीं कर रहे। अगर हम ये सर्वे करें, जिसको आप हम ये सर्वे करें, अगर आम जनता में सर्वे करें इस चीज का कि हम में से किसी ने कभी जिंदगी में कोई घूस दिया है कि नहीं दिया है, या आज भी घूस देंगे या नहीं देंगे, तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा आपको मिलेगा जिन्होंने घूस दिया है या कल को भी घूस दे सकते हैं। पर इसके आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि आप एक भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति का समर्थन नहीं कर सकते। अगर आपने घूस दिया है तो आप ये मत कहिए कि व्यवस्था भ्रष्ट है, आप ये मत कहिए कि एक ऐसी राजनीति होनी चाहिए जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। ये एक ढंग से मुद्दे को भटकाने की कोशिश। लेकिन जो लोग भी भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति करेंगे, आपके बारे में नहीं, मैं आपके बारे में कभी नहीं रहा हूं। मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगा। मुझे जितना समझ में आया, एक तो आम आदमी पार्टी का जो सफलता हुई है दिल्ली में, अब तक जितना सफलता हुआ है, मैं समझता हूँ 2-3 इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला चीज तो ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, तो एक बड़ा तबका जो चुनाव में आता ही नहीं था, राजनीति में आता ही नहीं था, इनको इन्होंने ले आया। ये इनका बहुत बड़ा, इसको मानना पड़ेगा। इन्होंने एक उम्मीद, जो वो बोल रहे थे, उम्मीद जगाया, सिनिसिज्म से एक उम्मीद जगाया। दूसरा, मैं क्योंकि थोड़ा छात्र राजनीति, युवा राजनीति से वास्ता रखता हूँ, मुझे पता है कि छात्र युवाओं में, खास करके दिल्ली में,
इनके लिए बहुत बड़ा समर्थन, एक जनरेशनल मामला है। जो यंग लोग हैं ज़्यादातर वो इनके लिए प्रति झुके हैं। क्यों? क्योंकि आप दिल्ली के पिछले 2 साल का घटनाएं देखिए, यहाँ गैंग रेप के खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन हुआ, तो उसमें कांग्रेस बीजेपी का क्या रवैया था। ये जो नया जनरेशन का एस्पिरेशंस है, वुमेन, ये जो एक बहुत बड़ा तबका दिल्ली में बाहर, दिल्ली के बाहर से आते हैं, बिहार, यूपी, बंगाल, अलग अलग जगहों से। लेकिन प्रसेन जी, तब सवाल ये है ना कि ये जो सपना पैदा किया है आप पार्टी ने, वो सपना पूरा कैसे होगा? मेरा 2 सुझाव है, मैं रखना चाहता हूं। पहला चीज तो ये कि मैं समझता हूं, जो विनोद शर्मा जी भी कहने का कोशिश कर रहे थे, कि मेरे ख्याल से जरूर उनको एक एजेंडा ऑफ गवर्नेंस या प्रोग्राम जो है उसको सामने लाके, और मेरे ख्याल से कुछ हद तक आज वो काम हुआ भी है, सुबह जितना मैं सुन के लगा। दूसरा, मेरा विनीत कहना है कि गांधी जी का जो विचारधारा लेके वो चल रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे देश के जो दूसरे प्रगतिशील विचारधारा है, चाहे अंबेडकर जी का हो, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये तमाम प्रगतिशील विचारधारा को लेके भी इनको जो है, और इंक्लूसिव इडियोलॉजिकल जो है प्लेटफॉर्म इनको बनाना चाहिए, मैं समझता हूँ। उससे वो और आगे जाने लग रहा है। हमें एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा जारी रखेंगे। आपकी सफलता पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, और उसकी सफलता को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो उम्मीदों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि आपने लोगों के मन में एक सपना पैदा कर दिया। वो सपना पूरा करने के लिए आपके पास विचारधारा क्या है, कैसे आप सपना पूरा करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेके हर किसी को ये लग रहा है कि जैसे लोगों ने तो सोचा कि चलो क्रिकेट टीम में ये खिलाड़ी सफल नहीं हो रहा है तो इस खिलाड़ी को ले आ देते हैं और वो शायद सफल हो जाएगा और इस तरह से हमारे देश को जीत मिल जाएगी। ठीक उसी तरह से कुछ इस बार राजनीति में भी हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई वो अचीवमेंट हासिल होगा जो चाहते हैं हम, जीत का जो अचीवमेंट है या जो भ्रष्टाचार को मिटाने का अचीवमेंट है वो हासिल हो पाएगा? क्या जनता जो सोच रही है, जिस सोच के साथ उसने आप पार्टी को जिताया है, आपने भी अपने फेसबुक अकाउंट पे मैंने देखा लिखा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो लड़ाई है ये बहुत शानदार रही, लेकिन अब क्या वाकई इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए जिस तरह से काम करना चाहिए आप पार्टी को वो कर पाएगी? क्या है इसका रास्ता? मुझे थोड़ा सा इसमें संदेह है। दरअसल क्या है कि भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार की तरह देखना सिर्फ कि ये भ्रष्टाचार है और हम इसको मिटा देंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल वैसे ही है कि किसी को कैंसर हो जाए और हम सिर्फ बुखार उतारने की दवा देते रहें। जब तक भ्रष्टाचार के सवाल को पूरी व्यवस्था के संदर्भ में और ख़ास तौर पर जो आर्थिक नीतियाँ हैं और उसका जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसके संदर्भ में नहीं देखते, तब तक भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा सकता। भ्रष्टाचार को रोकने आपकी नज़र में आर्थिक नीतियां क्या होनी चाहिए आप पार्टी की? आर्थिक ये वो क्योंकि ये आप पार्टी का उभार जो है 1991 के नव उदारीकरण के बाद जो एक एनजीओस का पूरा संगठन तैयार हुआ, जो मिडिल क्लास का गुस्सा एक नए रूप में पैदा हुआ, उसका भी प्रतिबिंब है। मैं समझता हूँ कि आर्थिक जो नीतियाँ, उदारीकरण की नीतियाँ, जिसके बारे में उन्होंने एक बहुत मोटा मोटी बात ये कही है कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जो मैं समझता हूं कि बहुत पर्याप्त नहीं है। आर्थिक नीतियों के उदारीकरण की जो नीतियां हैं उसके विरुद्ध हिंदुस्तान में वामपंथी पार्टियां हमेशा अपना स्टैंड रखती रही है और उसको लेकर कोई भ्रम नहीं है कि कुछ पार्टियां हैं जो हमेशा आर्थिक उदारीकरण की नीतियों पर चलती है, भले ही अपने घोषणा पत्र में कुछ भी दावा करे, जैसे कांग्रेस। लोगों ने नकार दिया ना, अब चाहे उनकी सिद्धांत जितने भी अच्छे लेकिन अगर आपने जनता के बीच में ये आशाएं जगाई है कि उनकी भ्रष्टाचार और महंगाई के विरुद्ध जो जनता की लड़ाई है उसको आगे ले जाएंगे, तो उन्हें यह भी बताना पड़ेगा। अभी सिर्फ नकारात्मक ये सारी चीज हो रही है, सकारात्मक रूप से बताना पड़ेगा कि इसके लिए वो क्या क्या कदम उठाएंगे। केवल जन लोकपाल बिल के द्वारा या जन लोकपाल कानून के द्वारा आप सारी लड़ाइयां नहीं लड़ सकते। क्या आप लोग जन लोकपाल कानून लाके सबको जेल में बंद कर देंगे तो आखिर फिर ये सरकार चलाएगा कौन, व्यवस्था चलेगी कैसे? आप ये मान के मत चलिए कि जो भी एमएलए बनेगा वो चोर ही होगा
जो भी मिनिस्टर बनेगा वो चोर ही होगा। सिद्ध कर दिया है आपने कि आज तक के आपके तो वक्तव्य हैं कि आज तक की सारी राजनीति जो है वो चोरों की थी और भगवान ने आपका अवतरण किया है आम आदमी पार्टी का। हमारे जो वक्तव्य हैं वो हमें मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है कि कितने लोग जेल में हैं और कितने लोग और जेल में जाने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैं यही जानना चाहती थी आपसे कि दरअसल आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है जिसके आधार पर आप जनता को यह भरोसा दिला सकेंगे कि उसे पूरी तरह से भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाएगी, महंगाई से मुक्ति मिल जाएगी। कम से कम 2 मुद्दे तो आप सॉल्व करके दिखाएंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए ये एक मूवमेंट पार्टी है। हाँ। और जो मूवमेंट पार्टी होती है उसके लिए ये जरूरी होता है कि जब वो नीतियों को सामने में रखे तो उस मूवमेंट में धीरे धीरे उन नीतियों के बारे में एक कंसेंसस बने। देखिए ये पार्टी हमने घर में बैठ के नहीं बनाई है। अगर हम 10 लोग, मैं ऐसी कई पार्टियों का मेंबर रहा हूं और कम से कम आधे दर्जे जनरल मैनिफेस्टोज का राइटर रहा हूं, तो वो हम घर में बैठ के बना सकते हैं। पर ये पार्टी जिस आंदोलन से बनी है उस आंदोलन को इवॉल्व करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का पहला डेफिनेटिव सोशो इकोनॉमिक रिजोल्यूशन कराची रिजोल्यूशन 1931 में आया। उससे पहले वो देश की आजादी का आंदोलन नहीं था क्या? उससे पहले वो देश की आजादी का आंदोलन था। लेकिन एक डेफिनेटिव सोशो इकोनॉमिक रिजोल्यूशन बनाने में उस मूवमेंट को बहुत लंबे समय तक डिबेट करके, डिस्कशन करके फिर उस कंसेंसस पे वो आए। हम इस मूवमेंट का जो स्पिरिट है उसको समझने की जरूरत है। ये मूवमेंट हमने खड़ा नहीं किया है, कोई हमारे दिमाग की उपज नहीं है, ये परिस्थितियों की उपज है और लोगों में भरोसा, तो ये मूवमेंट प्रोग्रेस करेगा। और जब तक जनता की पहलकदमी रहेगी, आम आदमी की पहलकदमी रहेगी, आम आदमी इसके लिए प्रयासरत रहेगा कि राजनीति में हमारा दखल होना चाहिए, नीतियों में हमारा दखल होना चाहिए, तो उसके साथ मशविरा करके, ये तो उसके साथ सलाह करके नीतियां ऐसे ही बनेंगी। तो क्या हम अभी आपको कोई मैनिफेस्टो, कोई दस्तावेज जो है हम चर्चा कर रहे हैं। 30 से ज्यादा वर्किंग ग्रुप्स हमारे हैं जो हर पॉलिसी इश्यूज पे काम कर रहे हैं। वो काम हो गया लेकिन उसको फिर हम लोगों के बीच में लाएंगे। मैं बताना चाहता हूं, एक मिनट में छोटा एक सवाल पूछना चाहता हूं, छोटा सा सवाल। 51 पेज का आपने मैनिफेस्टो दिया, 4 तारीख को जो जनता ने आपको वोट दिया, क्या वो जनता की राय नहीं थी? क्या जनता ने आपको वोट दिया? आज आपको समर्थन मिल रहा है, 36 सीटें मिल रही हैं। जो आपने 51 पेज के दस्तावेज में जो वादे किए, सोनिया जी को चिट्ठी, आप सोनिया जी के जवाब का इंतजार कर लीजिए। जब आपने घोषणा पत्र दिया, आपने सोनिया जी को चिट्ठी लिख के घोषणा पत्र दिया, आपके राय की जरूरत हमको नहीं। जब आपने घोषणा पत्र दिया, राय की जरूरत नहीं। आपने घोषणा, आपकी राय की घोषणा की हमें मालूम है, आपने चिट्ठी क्यों लिखी है? अगर हमारी राय की जरूरत नहीं है तो आपने चिट्ठी क्यों लिखी है सोनिया जी को? दरअसल ये जो आपका आक्रोश इस समय दिख रहा है आलोक जी, अगर आपका ये आक्रोश जो है, जो इस समय आपका दिख रहा है मुझे, यही आक्रोश आप जो आम जनता के मन में है, मध्यवर्ग के मन में है, समझ पाते तो शायद थोड़ा बेहतर राजनीति। नहीं कहते हैं कि आपके राय की जरूरत नहीं तो सोनिया जी को नहीं, आलोक जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं समझता हूँ कि अजीत जी जो चिट्ठी का जिक्र किए वो अच्छा चीज़ है, आपने चिट्ठी लिखा सोनिया जी को, राजनाथ सिंह जी को, लेकिन ये जो सवाल आ रहा है ये लाजमी सवाल है कि आपका जो पॉलिसी एजेंडा है, कम से कम प्रायोरिटीज दिल्ली के संदर्भ में, मूवमेंट है, कॉन्सेंसस इवोल्यूशन की जरूरत है, सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन आपका मेन जो प्लैंक है कि आप अगर आपके हाथ में सत्ता आएगी तो 1, 2, 3, 4, 5 ये कॉन्क्रीट चीज आप दिल्ली की जनता के लिए करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कम समय के भीतर आपको इसका क्लियर आर्टिकुलेशन करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी के चलते ये जरूरी है। आज उसने 17 पॉइंट बोले हैं अरविंद केजरीवाल ने। उसने कहा है कि मैंने ये चिट्ठी लिखी है और इसमें मैं 17 पॉइंट ये मैंने डिलिनेट किए हैं और उसमें लाल बत्ती नहीं होगी, विच इज़ डूएबल, ऑडिट होगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो चीफ मिनिस्टर होगा, ये ठीक कह रहे हैं, खुद करवा सकते हैं, उसमें कौन ऑब्जेक्ट करेगा। पानी जो है 700 लीटर मुफ्त मिलेगा, लेकिन स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड फॉर दिल्ली। और एक बात उन्होंने और कही कि जन लोकपाल बिल पास करेंगे, लोकायुक्त जन लोकपाल की तरह, और फिर पिछले 15 बरस का जितना घपला है सब इन्वेस्टिगेट करवाएंगे, उसी जो दिल्ली गवर्नमेंट का है, और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पूरा इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। तो ये जो कुल मिला के लुब्बो लुआब ये था, उसमें उसने अपने पॉइंट्स बताए। मेरा सिर्फ एक
इसमें आपसे डिसएग्रीमेंट है। देखिए, मैं आज के दिन जो स्वरूप लगता है मुझे आम आदमी पार्टी का, वो एक बड़ी ट्रेड यूनियन का स्वरूप है। और जिस तरह से भाषण होते हैं, हम भी ट्रेड यूनियनिस्ट थे, वो ट्रेड यूनियनिस्ट की तरह भाषण हो रहा है, क्योंकि अपने वर्कर को खुश रखना है। और ये जो मुझे उत्तेजित कर रही है बात, क्योंकि हमारा एक एक्सपीरियंस वेस्ट बंगाल में हुआ, जहां पर सीपीएम लंबे समय के बाद सत्ता खो गई और एक ऐसी मजबूत महिला वहां पर चीफ मिनिस्टर बन के आई, लेकिन अभी तक उसका एवोल्यूशन फ्रॉम एजिटेटर टू एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हुआ है। और ये सबसे बड़ा सवाल इस देश के सामने आज के दिन ये है कि हाउ क्विकली कैन एन एडमिनिस्ट्रेटर, कैन एन एजिटेटर ट्रांसफॉर्म इनटू एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप बंगाल का उदाहरण दे रहे हैं, आप अभी ममता बनर्जी का उदाहरण दे रहे हैं। मैं आपको ज्योति बासु का उदाहरण दूंगा। 1977 में ऐसे ही एक आंदोलन के तहत वो सरकार बनी थी और वो सरकार पहले 10 साल बहुत बेहतरीन काम की, तो किया जा सकता है। ये सरकार भी आप कहते हैं लोग, देखिए इस चक्कर में हम ना जाएं, लेट्स नॉट गेट इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ इट, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग पिक्चर। देखिए, हम भी कह सकते हैं कि पहला जो कार्यकाल था सब मनमोहन सिंह का 5 बरस का बड़ा अच्छा था और 2009 में बड़ा ठोक के बहुमत मिला, लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ, बात तो उस पर बनती है ना। तो अंततोगत्वा क्या होगा, उस पर मुझे थोड़ा सा संदेह है। मैं आपको आई विश यू वेल, क्योंकि हम चाहते हैं कि दिल्ली को एक अच्छी सरकार मिले, दिल्ली को एक संवेदनशील सरकार मिले। देखिए, झंडा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए झंडा संवेदनशील, देखिए झंडा उठाने में और लाल किले पे झंडा लहराने में फर्क है और उस फर्क को आपको समझना पड़ेगा। और उसके साथ साथ एक और भी बात है, जो आप लोगों ने ये मध्य वर्ग के अंदर आकांक्षाएं पैदा की हैं। हम अभी ये चर्चा कर रहे थे कि मध्य वर्ग जो है वो बहुत तेजी से इधर उधर भटक जाता है। अगर आप लोगों ने जल्दी उन आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया तो भी मध्य वर्ग आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं भटक जाएगा, कहीं आपसे दूर न चला जाए, ये भी एक आशंका है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मध्य वर्ग और उसकी राजनीतिक अपेक्षाओं की। आपके जरिए क्या मध्य वर्ग की राजनीतिक अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं? विनोद जी, अगर मान लीजिए आप जैसी पार्टी का उभार होता है, जो एकदम ऐसा लगा कि बहुत तेजी से उभरता हुआ कोई सितारा आया, उसके आने के बाद से जो कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाई जा रही राइट बेस्ड पॉलिटिक्स थी, वो कहीं कमजोर तो नहीं पड़ जाएगी? उस तरह की चीजें कमजोर पड़ेंगी तो इनका दायित्व बनता है कि उसको स्ट्रॉन्ग करें। देखिए, उन पॉलिसीज में कोई कमी नहीं है और ये उस पॉलिसीज को उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, उसको स्क्रैप भी नहीं करेंगे। जैसे मैं मिसाल के तौर पे मंडल आया था, कितना बड़ा मेजिटेशन हुआ मंडल पे, आज सब ने मंडल के आलिंगन में है, सबके सब पॉलिटिकल पार्टीज। तो राइट्स बेस्ड जो पॉलिसीज हैं वो सही हैं, विचार ठीक है उसके पीछे। आप इस बात पे बहस कर सकते हैं कि आप जनता को सॉफ्ट पे डिपेंडेंट कर रहे हैं, उनको एम्पावर कीजिए, ठीक है। जब तक वो एम्पावर नहीं होते, सही अनाज तो खाते रहे ताकि सेहत उनकी ठीक रहे। लेकिन जो डिलीवरी सिस्टम है, देखिए झाजी, इसमें मनमोहन सिंह के साथ के बारे में लोग बहुत बातें कर रहे हैं आज के दिन, लेकिन पहली जो उसकी स्पीच रेड फोर्ट से थी, उसने डिलीवरी सिस्टम की बात की थी। वो खुद ठीक नहीं कर सके। आप उस डिलीवरी सिस्टम को, जो लास्ट माइल कवरेज होती है, उसको आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो सपोर्टर्स हैं, अगर आप उनको एजुकेट करते हैं, एनलाइटन करते हैं कि अपना योगदान दें इसमें, तो जो डिलीवरी सिस्टम है वो ठीक हो सकता है। कम से कम दिल्ली को एक मॉडल स्टेट बना दें डिलीवरी सिस्टम ठीक करने के लिए। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली एक मॉडल स्टेट होगा। अब चाहते हैं यहाँ पर जो दिल्ली के तमाम छात्र छात्राएं, युवा मौजूद हैं, वो सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं हमारे मेहमानों से। जी सर, मेरा सवाल है कांग्रेस से कि क्या कांग्रेस अभी भी अपनी असफलता को स्वीकार नहीं कर रही है? दिल्ली में इस तरह से हारी हुई है, तो लोकसभा के चुनाव में क्या ये किस मुद्दे को लेकर के आगे जाएंगे? नहीं, आपको कैसे लगा कि कांग्रेस ने हार को शिरोधार्य नहीं किया है? मेरे युवा साथी, देखिए, अगर आज दिल्ली के अंदर सरकार नहीं बनेगी, एक एमएलए के जो 50 काम होते थे, सुबह सुबह लोग वहाँ दस्तखत करवाने पहुँचते थे, सीवर की प्रॉब्लम थी, पानी की प्रॉब्लम थी, राशन कार्ड की प्रॉब्लम थी, मैं समझता हूँ दिल्ली के अंदर बहुत अनियमितता शुरू हो जाएगी। अगर हम अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं, हमारी कोई कंडीशन नहीं, आप अपने एजेंडे पे अपनी सरकार को चलाइए, समर्थन देके सरकार बनवा दीजिए ना। देखिए, बीजेपी के और हमारे सैद्धांतिक जो हैं वो मतभेद हैं। आम आदमी पार्टी से कोई सैद्धांतिक मतभेद नहीं है। उनके तो अभी सिद्धांत ही नहीं है,
वो तो केवल हवा में चल रहे हैं। सिद्धांतहीन पार्टी को क्यों समर्थन देना चाह रहे हैं? मैं केवल ये बता देना चाहता हूं कि आज उनको इतना अच्छा मौका मिला अपने आप को प्रूव करने के लिए। अगर उनके सिद्धांत हैं तो अपने सिद्धांतों को प्रूव क्यों नहीं करते मेरे साथी? वो अपने सिद्धांतों को प्रूव करें, डिलीवरी सिस्टम को, मैकेनिज्म को अच्छा बनाएं। जो वादे किए हैं इन्होंने कि 1 महीने में हम महंगाई कम कर देंगे, 30 दिन में हम बिजली के बिल 50% कम कर देंगे, 700 लीटर पानी फ्री दे देंगे। मैं तो जानना चाह रहा हूँ आए और करें। समर्थन देने की अगर ये विचार कर मुद्दे रही वो है। लोग रखेंगे तो आप इनका विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं कभी भी करेंगे। हम क्यों आप। करेंगे? इनका एजेंडा है, इनका मैनिफेस्टो है, हमारा मैनिफेस्टो तो नहीं है। दूसरे को दे दीजिए। आलोक जी, एक सवाल यह है, आप जिस तरह से जवाब दे रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस आप पार्टी को एक्सपोज करना चाहती है कि तुम असफल हो जाओगे तो हम दिखा देंगे लोगों को। देखिए अमृता जी, हमने पहले भी कहा है, बड़ी बात बहुत सी इम्प्रैक्टिकल चीजें इन्होंने वादे कर दिए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने भी और भाजपा ने भी, जो चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब ये तो आज जनता ने उनको उन वादों पर वोट तो दे दिया। अब वोट देने के बाद कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है और उस पर उसका विश्वास क्यों है, ये जनता को तय करने दीजिए, क्योंकि जनता हम तो कह ही रहे हैं ना, सरकार बनाए, जनता तय करेगी। जी, अगला सवाल पूछिए। क्यों नहीं बनाती है सरकार? आम आदमी वाले सर से सर, आपने जो मुद्दे रखे वो कहे आपने कि जो गुड गवर्नेंस, क्या गुड गवर्नेंस ये 5 साल तक बना रहेगा या इससे ये मुद्दे भ्रष्टाचार, महंगाई ये कम होगी? क्योंकि सर जितनी तेजी से आप जिस मुद्दे को रखकर आगे बढ़े वो 5 साल तक मेंटेन रहेगा या खत्म हो जाएगा? क्योंकि पहले बीजेपी यही बात मुद्दे लेकर आई, वो भी जीती, और आपने भी कहा गुड गवर्नेंस लाकर ये मुद्दे को खत्म करेंगे। क्या ये खत्म होगी या उसके जगह पे नैतिकता लाकर इसको खत्म करेंगे? जरूर खत्म होगी, भ्रष्टाचार को जरूर खत्म करेंगे, अच्छी सरकार जरूर देंगे, पर आप सबसे ये अनुरोध भी करेंगे कि इसका भरोसा अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी पर मत करिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए। अगर आप सड़कों पे आएंगे, कान पकड़ेंगे, गर्दन पकड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे तो सरकारें ठीक काम करेंगी। अगर सरकारों को बहुत मजबूत बना देंगे, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, खुद राजनीति नहीं करेंगे, संगठन नहीं बनाएंगे तो कोई भी सरकार बिगड़, हम तो कहेंगे कि हम नहीं बिगड़ेंगे, पर सवाल हमारे बिगड़ने या नहीं बिगड़ने का नहीं है, सवाल ऐसी संस्थाओं के निर्माण का है जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। इसलिए हम मोहल्ला सभा की बात कर रहे हैं, इसलिए हम विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं। लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में विकेंद्रीकरण है? जी, पूरी तरह से जी है, पूरी चलिए मैं तरीके इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगी। जी, मेरा नाम प्रिया है और मेरा प्रश्न आम आदमी पार्टी से है कि हो रहे आरक्षण के मामले में आम आदमी पार्टी की क्या राय है? किस आरक्षण के मामले में? आरक्षण के मामले में आम आदमी आरक्षण जो चल रहा है, हाँ जी, हाँ, जो संवैधानिक आरक्षण इस देश में चल रहा है, आम आदमी पार्टी आरक्षण का सैद्धांतिक समर्थन करती है। अगर आरक्षण को लागू करने में किसी किस्म की कोई कमी है, कोई चर्चा है, उसके बारे में चर्चा हो सकती है, लेकिन समाज के विभिन्न समूहों को जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर विशेष अवसर दिए गए हैं, उस विशेष अवसर के सिद्धांत का आम आदमी पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है। जी, आप सवाल पूछिए। मेरा नाम भारती है और मैं आप सभी से ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या ये हम आम आदमी पे जुल्म नहीं है कि आप दोबारा से चुनाव करवा रहे हैं? क्या ये जो चुनाव हुए हैं इनमें इतना खर्चा हुआ है, इनका कोई मतलब नहीं है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं आप सभी से पूछ रही हूँ। अगर मेरा जवाब, आम आदमी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, आम आदमी पार्टी चाहे भी तो वो सरकार नहीं बना सकती है, तो इसलिए इसकी जिम्मेदारी किसी एक पार्टी पर और आम आदमी पार्टी पर है। ऐसा ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। इन्होंने कुछ और पूछा है जी, इन्होंने कहा कि देखिए आप जो इलेक्शन लड़े वो इनके चंदे से लड़े जी, और ये चंदा उन्होंने आपको दिया उस बिल के साथ जो अभी तक कम नहीं हुआ है जी, पानी और बिजली का। ये अभी और आप इलेक्शन लड़ेंगे और आपने फिर से ये अभी आपने फिर से आह्वान दिया है, चुनाव होगा तो हमें और चंदा देंगे, क्योंकि ये हमें और चंदा देंगे। ये आत्मविश्वास आपका कहीं टूटे नहीं। बस 2 दिन में 50 लाख रुपया आया है। फिर ऐसी स्थिति रह जाती है तब क्या करेंगे? जी, सवाल आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति? संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, ये भी वास्तव में एक राजनीतिक प्रश्न है कि चीज को इस तरह से प्रस्तुत करना कि अगर दोबारा चुनाव हुए तो हम पर फिर आर्थिक बोझ हो जाएगा, इसकी आड़ में कुछ अलोकतांत्रिक हो, यह भी उपयुक्त नहीं है। हाँ। इस बात को समझना चाहिए कि अगर एक पार्टी जिसको 31 सीटें मिली है, दूसरी पार्टी जिसको 28 और तीसरी पार्टी जिसको 8 सीटें मिली है, और उनके बीच में आप पार्टी कुछ भी कहे कि कांग्रेस और बीजेपी मिला ले,
ये संभव नहीं है। कम से कम आज की तारीख में ये संभव नहीं है कि दो राजनीतिक पार्टियां जो धर्मनिरपेक्षता के मसले पर बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत ध्रुव पर है, तो फिर राजनीति का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं एक बात बताऊं आपको, ये मैं बात अपनी खत्म कर दूं, तो मेरा कहना है कि चुनाव दोबारा होना अपने में कोई ऐसी बुराई नहीं है जिसे कि हम इस रूप में लें। लेकिन मैं समझता हूं कि आप पार्टी ने जो अपने कुछ प्रस्ताव रखे हैं कि हम कांग्रेस का सपोर्ट इन मुद्दों पर ले सकते हैं, वो मेरे ख्याल एक बहुत ही समझदारी पूर्ण कदम है। कांग्रेस ने तो कहा है कि बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार है। लेकिन वही तो बात है, शर्तों के साथ समर्थन में बहुत फर्क है। नहीं, यही तो मैं बोलना चाहता हूं। देखिए, ये जो सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये पहला चीज तो ये है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं। मैं आपको एक ठोस उदाहरण देना चाहता हूं। जिस देश में बड़ा संकट हुआ पिछले साल, ग्रीस में लगातार चुनाव हुआ। पहला चुनाव में किसी को मेजॉरिटी नहीं हुआ, फिर चुनाव हुआ, फिर मेजॉरिटी हुआ। तो ये दोबारा चुनाव होना कोई अनोखा चीज नहीं है, पहला चीज। दूसरा, ये सरकार अगर नहीं बनती है अभी इस चुनाव नतीजे के बाद, तो उसका दायित्व सिर्फ आम आदमी पार्टी को क्यों जाएगा? बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो क्यों नहीं बना पा रही है? और ये जो कांग्रेस की बात है कि बिना शर्त हम समर्थन दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। वो कांग्रेस तो यही चाहेगी कि कोई भी सरकार बने वो फ्लॉप हो जाए, फिर वो लोग इसी सिनेसिज्म को पैदा करेंगे कि हम भी नहीं कर पाए, कोई भी नहीं कर पाया। मैं समझता हूं कि दोबारा अगर चुनाव होने की बात है तो वो भी अगर जरूरत पड़ी तो होनी चाहिए। बात आम आदमी पार्टी जो उठाया है कि मुद्दे के आधार पर सरकार बननी चाहिए, सिद्धांत के आधार पर सरकार बननी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कोई भी अलायंस या कोई भी पोस्ट पोल अलायंस हैज टू बी प्रोग्रामेटिक। मैं इस बात से एग्री करता हूं, बट इट टेक्स टू टू टैंगो। एक ही बंदे का नहीं चलता है उसमें। और उसमें मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज किए बिना अकोमोडेट करना चाहिए। अकोमोडेशन का जो सेंटिमेंट है वो करना चाहिए। मैं प्रसन्नजीत की इस बात से एग्री नहीं करता हूं कि इलेक्शन बार बार हो तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब मिली जुली राजनीति इस देश में 1989 से चल रही है, मिसाल के तौर पे 2014 में अगर हंग पार्लियामेंट आता है, क्या हम दोबारा पार्लियामेंट का इलेक्शन करवाएंगे? देखिए, इलेक्शन जो होते हैं वो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। हालांकि आजकल जो दीवारें पोतते थे वो सब कम हो गया, लेकिन फिर भी जो उसमें ब्लैक मनी का सर्कुलेशन होता है वो इकोनॉमी को हर्ट करता है। और मैं समझता हूं कि कोई भी मैच्योर डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी शुड बी विलिंग टू वर्क टुगेदर। देखिए, माइनॉरिटी गवर्नमेंट देखिए इस देश ने, नरसिम्हा राव की माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, किसी ने नहीं गिराया। आम आदमी पार्टी आपकी सरकार को कोई नहीं गिराएगा। और मैं जो थोड़ा सरकमस्पेक्ट हूं कि आपको कितनी सपोर्ट करनी चाहिए, मैं भी आपकी सपोर्ट करूंगा अगर कोई आपकी पार्टी गिराएगा तो। लेकिन आप सरकार बनाइए एक बार और लोगों और जुटला दीजिए सबको, स्केप्टिक्स को जुटला दीजिए। देखना चाहते हैं सरकार बनाते और सरकार। देखिए, आपके पास देखिए पॉजिटिव वोट सिर्फ आपके पास है। देखिए, सुनिए मेरी बात। क्यों कहा जाता है आप नंबर 2 पार्टी है? प्रसन्नजीत ठीक कह रहे हैं, नंबर 1 पार्टी बीजेपी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सेंटिमेंट को एपिटोमाइज कर रहा है आज के दिन कोई पार्टी, वो आप हैं। और आपको इसलिए आपका दायित्व तो बनता है। और देखिए, नरमी से बात कीजिए। जो जिस तरह से आज अरविंद जी ने बोला, वो शायद उसको नरमी से कह सकते थे। ये जैसे बोल रहे हैं, ये वो उतना ही तल्ख बोल रहे थे। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन के बाद तो सद्भावना होनी चाहिए यहाँ पर मौजूद जो छात्र छात्राएं हैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग जब आम आदमी पार्टी की रैलियां होती थी, जब अन्ना का आंदोलन होता था, आप में से कितने लोग थे जो उन रैलियों में, उन आंदोलनों में पहुंचे थे? हैं? काफी लोग हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, जब आप उन आंदोलनों में जाते थे या उन रैलियों में जाते थे तो क्या सोच के जाते थे? आपकी अपेक्षा वहां पर जाने से क्या रही? देश कहीं के बदलेगा। राजनीति कहीं के जो पुरानी स्थिरता होती है, 15 साल पहले कांग्रेस आई थी, तो वो जो पुराने टाइप से सोचते थे, रूढ़िवादी टाइप से, अब जो सोचेंगे कुछ और टाइप सोचेंगे। ये मेरे खुद की लड़ाई है, किसी और की लड़ाई नहीं है, मेरे खुद की लड़ाई है, इसलिए मैं इसमें पार्टिसिपेट करने जाता हूँ। मैं इसलिए जाता था, कहीं ना कहीं बदलाव चाहिए। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो बहुत बात कर रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं। मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बात पूछना चाहता हूँ, इंडिया कितना डेवलप हो गया है? यही डेवलपमेंट दिखा रहे हो आप कि मैं अभी भी फूड सिक्योरिटी बिल की आवश्यकता पड़ रही है। तो इंडिया डेवलप हो रहा है कि और नीचे जा रहा है?
अभी भी देश को फूड सिक्योरिटी बिल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप ये कह रहे हैं पिछले 10 साल में हमने ये कर दिया, 20 साल में वो किया है, यही डेवलपमेंट है सर। जी चलो, देखिए मैम, प्रसून जी ने एक बात कही अभी थोड़ी देर पहले कि कांग्रेस चाहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए और फ्लॉप हो जाए। इससे ज़्यादा नकारात्मक विचार किसी के नहीं हो सकते। हम कहते हैं आप सुन लीजिए ना, अब आप सरकार बनाइए ना, आप अपनी सरकार को फ्लॉप क्यों होने देते हैं? आप 6 महीने में गुड गवर्नेंस का उदाहरण पेश कीजिए ना जनता के सामने। हमने तो मना नहीं किया है, इनके जितने मुद्दे हैं उनको सबको हमने समर्थित किया है। जो सरकार के राज्य सरकार के हाथ में है उसमें वो सोनिया जी को पत्र क्यों लिख रहे हैं? पहला सवाल। दूसरी चीज, हमारे एक साथी ने पूछा फूड सिक्योरिटी बिल का। मेरा छोटा भाई है, शायद अभी वो समझ नहीं पा रहा फूड सिक्योरिटी बिल को पूरी तरह से। वो इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान में विकास नहीं हुआ है। हम सब्सिडीज देते हैं, हेल्थ सेक्टर पे भी देते हैं, एजुकेशन पे भी देते हैं, तो क्या एजुकेशन की सारी सब्सिडी हटा ली जाए? फूड सिक्योरिटी बिल एक तरह का ऐसा बिल है जिसके अंदर किसानों का भी हित है, आम जनता का भी हित है। उसको आप गहराई से समझेंगे, मैं समझता हूं, फिर आप प्रश्न पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी, एक आखिरी सवाल अब मैं जाते जाते ये जरूर आप लोगों से पूछ लीजिए कि क्या आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए किसी से समर्थन लेके? बोलिए, आप लोग आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं दिल्ली में? एक सवाल में अभी चाहते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। पर आप चाहते हैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाए? कांग्रेस से मिलने की बात नहीं है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाने की बात है। और आपके डर से कोई उस सरकार को गिराएगा नहीं जब तक ये अपनी राह पे सही चल रहे हैं जिसके लिए आपने वोट डाला है। यहाँ पे ये मजबूती दिखानी चाहिए कि नहीं इनको? विनोद जी, दरअसल यहाँ पे ये जो छात्र छात्राएं बैठे हैं, इनको हम न्यू मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का प्रतिनिधित्व कह सकते हैं। यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपके डर से नहीं गिराएगा भाई, नहीं अनकंडीशनल है ना। नहीं, ये जो जनता है ये वही मिडिल क्लास का प्रतिनिधित्व करती है, न्यू मिडिल क्लास का प्रतिनिधित्व करती है, जो चाहती है कि आम आदमी पार्टी जैसी कोई सरकार आए, लेकिन वो कंफ्यूज है। देखिए होड़ लगी हुई है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा? चीफ मिनिस्टर कौन नहीं बनना चाहता? अगर आप लोग उनकी आकांक्षाओं को जल्दी पूरा नहीं कर सके तो हो सकता है कि अगले आने वाले चुनाव में इसका मूड बदल जाए। हम इनके साथ मिलकर खड़े होंगे, इनके साथ मिलकर लड़ेंगे, हम इनसे अलग कोई पार्टी नहीं है। जी, तो हम चाहते हैं कि आप उनकी आकांक्षाओं को पूरा करें और जो मध्य वर्ग आज राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ चढ़ कर रहा है, उससे कम से कम हमारे देश की राजनीति साफ सुथरी होगी और मजबूत होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।